नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। और देखिए, हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत, जिसमें हमने थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पावलोव का, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कोहलर का सिद्धांत। तो देखिए, डिटेल में इस सिद्धांत को ना समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं, कब ये प्रयोग किया गया, किस पर किया गया, कहाँ पर किया गया और निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। तो डिटेल में इस सिद्धांत को जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इनके सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था कोहलर ने। इस सिद्धांत को हम जो थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है, दोनों में अंतर करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। दोनों सिद्धांतों में क्या क्या अंतर है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, दोनों के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सिद्धांत की, तो हम कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सूज का सिद्धांत या फिर कहे हम इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, वोल्फगैंग कोहलर। याद रखिएगा, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, सूज का या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कब दिया, 1912 में। तो देखिए, ये जो डेट है आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग डेट देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको ये डेट मिल सकती है 1916 और कहीं पर 1917 से 18 ये देखने को मिलेगी। प्रमुख जो इनकी पुस्तक थी वो थी द मेंटलिटी ऑफ एप्स। 1925 में ये पुस्तक जो है इन्होंने निकाली और इसी पुस्तक में जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, कौन सा, सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बात करें इसके अन्य नाम की, तो जो इस सिद्धांत के अन्य नाम है वो क्या है, गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत भी हम इसको जानते हैं इसके नाम से। कौन सा, गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत। अगर हम बात करें कि इनके समर्थक कौन थे, तो देखिए इनके समर्थक में हमें देखने को मिलेंगे मैक्स वर्दीमर और कर्ट कोफका। तो देखिए, अगर पूछे कि जो सूज का या अंतर्दृष्टि का या फिर गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर आप सभी का नाम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूछे सूज या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वहां पर आपको सिर्फ कोहलर जो है याद रखना है। बात करें इसके एक और नाम की, तो इसको हम समग्र आकृति का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इनका जो सिद्धांत है हम इसको सूज का, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी अधिगम का सिद्धांत, समग्र आकृति के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। तो इनके जो अलग अलग नाम है वो आपको जरूर याद रखने हैं। तो देखिए, ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया, जब ये प्रयोग किया वो कहाँ पर किया, किस पर किया, ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें इनके प्रयोग की, तो ये इन्होंने किया था किस पर, कैनरी द्वीप पर। टेनेरिफ एक जगह है, उस पर कैनरी द्वीप है, तो ये प्रयोग कैनरी द्वीप पर किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस द्वीप का नाम याद रखिएगा, कैनरी द्वीप। और जो किया था किस पर, मुख्य पात्र कौन है, तो देखिए इन्होंने एक भूखा चिंपैंजी लिया था जिसका नाम क्या था, सुल्तान। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो कोहलर ने अपना प्रयोग किया वो किस पर किया था, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। साथ में बात करेंगे जो कोहलर के मुख्य तर्क है वो क्या थे, तो देखिए ये क्या कहते हैं कि चिंपैंजी में उच्च बुद्धि यानी कि हाई आईक्यू होता है। जो इन्होंने जानवर लिया वो कौन लिया, चिंपैंजी लिया, यानी कि उच्च बुद्धि वाला लिया। आप देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने, पावलव ने, स्किनर ने जो है चूहों पर, बंदर पर, कुत्तों पर प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने बंदर जो है, चिंपैंजी जो है वो चुना, क्योंकि इसमें क्या होती है, उच्च बुद्धि होती है। वे स्थिति को अंधाधुंध नहीं बल्कि समग्र रूप से समझते हैं। कौन, चिंपैंजी। ध्यान रखिएगा, चिंपैंजी क्या करते हैं, स्थिति को समग्र रूप में समझते हैं, यानी कि संपूर्ण स्थिति का अवलोकन करते हैं, समस्या को देखते हैं और तब जो है उन्हें अचानक से समाधान दिखाई देता है। अंधाधुंध नहीं देखते, यानी कि जिस प्रकार से थॉर्नडाइक की बिल्ली क्या कर रही थी, अंधाधुंध इधर उधर पंजे मार रही थी, अंधाधुंध प्रयास कर रही थी, वो ये नहीं करते। ये क्या करते हैं, सूझ का, समझ का उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और स्थिति को क्या देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं।
तो देखिए इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो चिंपैंजी पर किस प्रकार किए थे, तो देखिए इनके अगर हम प्रयोग देखें वो 2 प्रयोग थे, लेकिन जो समस्यात्मक परिस्थिति थी वो 4 उत्पन्न की गई थी। तो 4 प्रयोग इन्होंने यहाँ पर किए थे, याद रखिएगा कितने, 4 प्रयोग। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जो कोहलर का सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का, उसमें कितने प्रयोग किए थे, तो 4 प्रयोग, यानी कि 4 समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न की गई थी चिंपैंजी के सामने। तो 4 प्रयोग याद रखिएगा। पहला जो प्रयोग था इनका, इसमें क्या था कि छड़ी का प्रयोग करना था चिंपैंजी को। क्या किया गया कि एक पिंजरे में जो है इस चिंपैंजी को जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया गया और केले उसके पिंजरे के बाहर, उसकी पहुंच से दूर, देखिए केले पिंजरे की बाहर पहुंच से दूर, यानी कि वो अपने हाथ से नहीं निकाल सकता, इतनी दूर रख दिए गए। और इस पिंजरे में साथ में एक छड़ी रख दी गई। तो पहले तो जो चिंपैंजी था अंदर बंद था, उसने हाथों से निकालने का प्रयास किया और थक हार कर वो क्या करा, एक साइड में बैठ गया। लेकिन उसकी नज़र किस पर पड़ी, छड़ी पर पड़ी। उसने संपूर्ण परिस्थिति का, शांत जो माहौल है उसमें अवलोकन किया, संपूर्ण परिस्थिति को देखा और उसको अचानक से ही क्या, सूझ उत्पन्न हो गई, यानी कि सूझ उत्पन्न हुई उसमें। और उसने क्या किया, उस जो छड़ी पड़ी थी पिंजरे के अंदर, उसका उपयोग करके वो केले जो है अपनी ओर खींचे और उनको खा लिया। दूसरा प्रयोग भी यहीं पर किया गया। अब क्या किया गया, देखिए यहाँ पर जो केले की दूरी है वो बढ़ा दी गई। पहले केले की दूरी कम थी, अब केले यहाँ पर रख दिए गए और चिंपैंजी के पास 2 छड़ी रख दी गई। पहले छड़ी कितनी थी, 1। अब जो बाद में दूसरा प्रयोग किया गया इसमें 2 छड़ी रख दी गई। अब बंदर, पहले तो जो चिंपैंजी है वो क्या करता है, पहले उसने एक छड़ी से वो केले प्राप्त कर लिए थे, अभी भी वो क्या कर रहा है, एक छड़ी का उपयोग से उन केलों को अपनी ओर खींचने का जो प्रयास है वो कर रहा है। लेकिन दूरी बढ़ गई है, फिर वो थक हार कर बैठ जाता है और फिर जो है शांत माहौल में पूरी परिस्थिति का अवलोकन करता है, उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, उसको देखता है, समझता है। और दोनों छड़ी को देखने के बाद वो क्या करता है, दोनों छड़ी को आपस में जोड़ता है। अचानक से उसको सूझ उत्पन्न होती है और दोनों छड़ी को जोड़कर वो क्या करता है, केले प्राप्त कर लेता है। तो देखिए संसाधन, पिंजरे में 2 छड़ी छोड़ी गई थी, पहले एक छड़ी दी गई थी, फिर बाद में 2 छड़ी उसको दी गई। शुरुआत में उसने क्या किए, हाथों के प्रयास से, देखिए हाथ से प्रयास किया निकालने का, लेकिन वो विफल रहा। अचानक से जो है सूझ उत्पन्न हुई, इंसाइट उत्पन्न हुई और वो क्या करता है, दोनों छड़ियों को जोड़ता है और अपने लक्ष्य को, गोल को क्या करता है, प्राप्त करता है। लक्ष्य क्या था, केले। तो ध्यान रखिएगा इनका जो प्रयोग था, पहले उसने क्या किया, छड़ी का प्रयोग किया गया था। तो चिंपैंजी ने केले प्राप्त कर लिए दोनों छड़ियों को जोड़कर। 2 प्रयोग वहां पर हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें एक और प्रयोग की, इसमें भी 2 प्रकार की जो है परिस्थितियां उत्पन्न की गई। तो देखिए 2 समस्यात्मक परिस्थिति यहाँ पर दोबारा से उत्पन्न की गई और यहाँ पर क्या दिए गए, बक्से का प्रयोग करना है। समस्या क्या की गई उसके सामने उत्पन्न, केले छत पर लटके हुए हैं और संसाधन क्या दिए गए उसको, कुछ लकड़ी के बक्से। अब पहले जो चिंपैंजी है वो क्या करता है, उछलता है, उछलकर उन केले को जो है तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो क्या होता है, विफल होता है। स्थिति का शांत जो है अवलोकन करता है, सूझ का आगमन होता है और बक्से के ऊपर बक्सा रखता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या किया गया कि जो छत में उसके ना केले लटका दिए गए यहाँ पर, और यहाँ पर उसको स्टार्टिंग में एक ही बक्सा दिया गया था। जब पहले तो वो कूद कर, उछल कर उन केले को जो है लेने का प्रयास करता है, लेकिन थक हार कर वो क्या करता है, बैठ जाता है और क्या करता है, स्थिति का शांत अवलोकन करता है। और जब उसकी नज़र पूरी स्थिति को वो देखता है, एक बक्सा है, केले ऊपर है, तो वो जो बक्सा है लकड़ी का उसके ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो केले है ना, उनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ा दी जाती है, यानी कि केले और ऊंचे कर दिए जाते हैं छत में, और जो बक्से हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी जाती है, यानी कि अब 3 से 4 बक्से जो है उस पिंजरे में रख दिए जाते हैं। अब क्या करता है चिंपैंजी, पहली स्थिति में उसने क्या किया
कि एक बक्से के ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए, अभी भी वो वही प्रयास कर रहा है, एक बक्से के ऊपर चढ़कर प्रयास करता है, लेकिन अब क्या है, केले की जो ऊंचाई है वो बढ़ा दी गई है, तो फिर से वो थक हार कर बैठ जाता है। इसके बाद फिर से वो क्या करता है, स्थिति का अवलोकन करता है, तो बाद में जो है उसे अचानक से क्या उत्पन्न होती है, उसमें सूझ उत्पन्न हो जाती है, समाधान उसको दिखाई देता है, और क्या करता है, बक्से के ऊपर बक्सा, देखिए ये देखिए यहाँ पर वो एक बक्से के ऊपर एक दूसरा बक्सा, फिर तीसरा बक्सा रख देता है और इसके ऊपर चढ़कर केले को जो है प्राप्त कर लेता है, यानी कि लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए ये हमने देख लिया है कि सिद्धांत कब, कैसे, कहाँ दिया गया, किस पर इसका प्रयोग किया गया, किस प्रकार से प्रयोग किया गया। अब हम देखेंगे इस सिद्धांत के जो मुख्य तत्व है, मुख्य तत्वों की बात करें तो पहला जो इनका मुख्य तत्व है ये क्या है, समग्रता। तो किसकी बात करते हैं, समग्रता की बात करते हैं, संपूर्ण की बात करते हैं। तो देखिए प्राणी जो है पूरी परिस्थिति को एक साथ देखता है। देखिए आप किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको पहले अंशों में नहीं देखते, उसका संपूर्ण रूप आप देखते हैं। मानकर चलिए रोड पर कोई गाड़ी जा रही है तो आप पूरी गाड़ी को एक साथ देखेंगे, बाद में भले ही आप उसका ध्यान, जो आपका ध्यान है वो उसके कलर पर जाए, टायर पर जाए, उसके लोगो पर जाए, लेकिन स्टार्टिंग में आप पूरी गाड़ी को जो है संपूर्ण रूप में एक साथ ही देखेंगे। तो ये क्या कहती है, तो समग्रता क्या कहती है कि पूरी जो परिस्थिति है या फिर पूरी समस्या को एक साथ देखना, संपूर्णता की ये बात करती है। बात करें अचानक समाधान, तो देखिए जो गेस्टाल्टवादी है ये क्या कहते हैं कि समस्या का समाधान अचानक ही होता है। कैसे होता है, आहा करके होता है, यानी कि आहा अचानक से ही होता है। उत्तर दिमाग में कैसे आता है, अचानक कूदता है। जैसे कि आर्किमिडीज का यूरेका, देखिए आर्किमिडीज कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, और यूरेका का मतलब होता है मुझे मिल गया। क्या मिल गया, समाधान मिल गया, यानी कि कोई समस्या थी और उसका अचानक से ही इनको क्या मिल गया, समाधान मिल गया। देखिए जो आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, इनके समय में एक राजा थे और राजा जो मुकुट पहनते थे उसमें सोना लगा हुआ था और सोने की शुद्धता इनको मापनी थी। इनको ये समझ नहीं आया कि सोने की शुद्धता कैसे मापे। तो एक दिन क्या हुआ, ये नहाने के लिए गए और टब में पानी भरा हुआ था। जैसे ही ये बैठे टब में नहाने के लिए, जो टब का पानी है वो बाहर आया और इनको अचानक से ही सूझ उत्पन्न हुई, इंसाइट उत्पन्न हुई। और ये क्या थी कि जो पानी का फैलाव है इससे हम आयतन को माप सकते हैं, आयतन इससे मापा जा सकता है। तब वे वहां से निकलते हुए क्या कहते हैं, यूरेका, यूरेका, यानी कि मुझे समस्या का जो समाधान है वो मिल गया। बात करें लक्ष्य कैसे होते हैं, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, यानी कि व्यवहार, कोई भी व्यवहार हो वो कैसा होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। सूझ तभी काम करती है जब सामने कोई निश्चित लक्ष्य हो, जैसे कि बंद कमरे के बाहर निकलना। तो देखिए कोई भी हम जो है व्यवहार करते हैं तो किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। मानकर चलिए आपको जो है एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपका जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, कमरे से बाहर कैसे निकलना है। अब जो है आप जो है उस पूरी परिस्थिति का जो है अवलोकन करेंगे शांत बैठकर, और आपको अचानक से ही सूझ उत्पन्न होगी, इंसाइट उत्पन्न होगी। आप फिर सोचेंगे कि लोग कैसे खोलना है, या फिर मैं खिड़की से बाहर निकलकर इस कमरे से बाहर निकल जाऊं। तो देखिए कोई भी जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। तो ये थे इस सिद्धांत के मुख्य तत्व, समग्रता, अचानक समाधान और लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। बात करें सूझ को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए कौन कौन से कारक है जो सूझ को, इंसाइट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुद्धि की। तो देखिए जो बुद्धि स्तर है, आईक्यू है, वो भी क्या करती है, सूझ को प्रभावित करती है। कैसे कि जो मेधावी छात्र है वो पहेली को 10 सेकंड में सुलझाते हैं। देखिए जो तीव्र बुद्धि वाले बालक है, मानकर चलिए कक्षा में शिक्षक जो है सभी बच्चों के सामने एक पहेली रख देते हैं, उसको सुलझाना है। अब जो कम बुद्धि के बालक होंगे वे तब तक सोच ही रहे होंगे, लेकिन मेधावी जो छात्र है वो क्या करेंगे,
उसको जो है सुलझा देंगे, उसका जो उत्तर है वो शिक्षक को सबसे पहले बता देंगे। तो ये जो सूझ है किसके द्वारा प्रभावित होती है? बुद्धि द्वारा। यानी कि जिनका आईक्यू लेवल उच्च होगा, उच्च बुद्धि के बालक होंगे, उनमें सूझ भी बहुत जल्दी उत्पन्न होगी। बात करें पूर्व अनुभव की, तो देखिए जो पूर्व अनुभव है ये भी सूझ को, इंसाइट को प्रभावित करते हैं। पुराना ज्ञान नई समस्या में मदद करता है। देखिए जो पुराना ज्ञान होता है, व्यक्ति के पास जो पुराने अनुभव होते हैं, वो क्या करते हैं, नई समस्या, कोई नई समस्या उत्पन्न हो गई है उसके समाधान में मदद करते हैं। उदाहरण हम देखें तो अनुभवी मैकेनिक जो है नई कार की खराबी तुरंत पकड़ता है। देखिए एक मैकेनिक है जो अनुभवी है, बहुत पुराने टाइम से वो काम कर रहा है और नई कार को इसके पास आई है जो अब तक उसने समस्या नहीं सुलझाई थी, लेकिन वो इतने साल से काम कर रहा है, उसको इतना अनुभव हो गया है कि अपने अनुभव के आधार पर वो उस समस्या को बहुत जल्दी पकड़ता है। यहाँ पर जो है पुराने ज्ञान के आधार पर नई समस्या को जो है बहुत जल्दी वो पकड़ता है, उसका समाधान निकालता है। तो जो पूर्व ज्ञान के आधार पर जो सूझ उत्पन्न होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। तो सूझ जो है प्रभावित होती है किसके द्वारा? पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव पर। बात करें समस्या की स्पष्टता, देखिए समस्या की स्पष्टता यानी कि समस्या जो है स्पष्ट होनी चाहिए, और समस्या की निकटता यानी कि समस्या जितने निकट होगी इतनी ही जल्दी उसका जो है समाधान हम निकाल पाएंगे, सूझ जल्दी उत्पन्न होगी। तो समस्या स्पष्ट होनी चाहिए और निकट होनी चाहिए, निकटता उसमें होनी चाहिए, यानी कि जितनी वो आपके जो है जीवन से जुड़ी हुई होगी उतना ही जल्दी आप उसका जो है समाधान निकाल लेंगे। तो समस्या की स्पष्टता क्या कहती है कि समस्या के सभी भाग सामने होने चाहिए, अधूरी पहेली में सूझ काम नहीं करेगी। तो देखिए एक पजल पहेली है, शिक्षक ने क्या किया, बालकों के सामने एक पजल पहेली रख दी, अब उसको पूरा करना है। लेकिन अगर क्या करे, पूरी अगर सारे पजल दे दिए जाए तो पहेली सुलझा दी जाएगी, लेकिन अगर इनमें से कुछ पजल जो है छिपा दिए जाए, सामने नहीं रखे जाए, छिपा कर रख दिए जाए, तो आप जो है उसको कितना ही जो है सुलझाने का प्रयास करें, सूझ उत्पन्न नहीं होगी, वो पहेली नहीं सुलझेगी, क्योंकि जो है संपूर्ण समस्या हमारे सामने नहीं है। तो ध्यान रखिए समस्या कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें निकटता होनी चाहिए। बात करें इस सिद्धांत के शिक्षा में उपयोगिता, शिक्षा में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? तो देखिए रटने का ये विरोध करते हैं, ध्यान रखिएगा रटने का विरोध। अगर प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा है, रटाने के बजाय पौधे को दिखाकर वास्तविक प्रक्रिया जो है उसकी जो है समझाई जाए। अगर कोई शिक्षक प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बालकों को पढ़ा रहा है, याद करानी है, तो रटाना नहीं है, क्योंकि रटने का तो ये क्या करते हैं, गेस्टाल्टवादी विरोध करते हैं, यानी कि ये कहते हैं बार बार अभ्यास, रटना नहीं है, अभ्यास नहीं करना है, सूझ का उपयोग करना है। और उसको कैसे याद करना है? तो देखिए पौधे को दिखाकर ही जो है उसकी वास्तविक प्रक्रिया को समझाया जाए। इससे क्या होगा, जो बालक है वो इस प्रक्रिया को लंबे टाइम तक याद रखेगा, कभी नहीं भूल पाएगा। तो कैसे सिखाना है? दिखाकर उसकी वास्तविक प्रक्रिया को समझाना है, रटना नहीं है, रटने का ये विरोध करते हैं। सेकंड हम बात करें समस्या समाधान विधि। देखिए जो समस्या समाधान विधि है वो इस सिद्धांत का उपयोग करती है, कौन से? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का। गणित में जो है सीधे फॉर्मूले न बताकर बच्चों को खुद नया तरीका खोजने का जो है मौका देना। देखिए बालकों को जो है गणित के सीधे फॉर्मूले नहीं बताने हैं, बालकों को इस प्रकार का जो है माहौल देना है, व्यवहार जो है उनके साथ करना है, तरीका वो नया अपनाए, नई खोज करे। तो समस्या समाधान विधि भी किस पर कार्य करती है? इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। बात करें सृजनात्मकता की कि ये जो विधि है बालकों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का विकास करती है। जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि खाली बोतलें हुई, अखबार हुए, न्यूज़पेपर हुए, ये जो वेस्ट मटेरियल है इनके द्वारा जो बच्चे हैं वो अपनी अंतर्दृष्टि यानी कि अपनी सूझ का इस्तेमाल करके
सुंदर सुंदर क्या कर सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं। तो ये सिद्धांत जो है क्रिएटिविटी का विकास करते हैं, सृजनात्मकता का क्या करता है, बालकों में विकास करता है। तो देखिए शिक्षा में ये थी इसकी उपयोगिता। अब हम देखेंगे जो थॉर्नडाइक का यानी कि जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, और जो गेस्टाल्टवादियों ने सिद्धांत दिया है, कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए ये जो यहाँ पर ए व्यक्ति है और यहाँ पर बी व्यक्ति है, यहाँ पर जो ए व्यक्ति है वो थॉर्नडाइक के प्रयास त्रुटि का प्रयोग करेगा और जो बी व्यक्ति है वो कोहलर के सूझ सिद्धांत का प्रयोग करेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कमरे के छिपे हुए लॉक वाला बंद दरवाजा, देखिए लॉक जो है इसमें कैसा है, छिपा हुआ है, ताला नहीं है जैसे पहले यूज होता था। नया जो लॉक है वो लगा हुआ है, इसमें छिपा हुआ लॉक है। और अब क्या है, ए व्यक्ति को इस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, बी व्यक्ति को इस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। अब जो प्रयास त्रुटि सिद्धांत का उपयोग कर रहा है वो क्या करेगा, अंधाधुंध हाथ पैर मारता है और गलती से जो हाथ है वो सही जगह पर पड़ता है और दरवाजा क्या होता है, खुल जाता है। यानी कि यांत्रिक और कर्मिक प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि प्रयास त्रुटि, पहले उसने क्या किए, खूब सारे प्रयास किए दरवाजे खोलने के, गलतियां हुई और गलती से क्या हुआ, उसका जो हाथ है वो उस लॉक पर सही जगह लगा और दरवाजा खुल गया। लेकिन जो कोहलर का सिद्धांत का उपयोग कर रहा है जो व्यक्ति, बी व्यक्ति, ये क्या करता है, शांति से जो है लॉक की बनावट देखता है, दिमाग में अचानक से जो है सूझ उत्पन्न होती है, इंसाइट उत्पन्न होती है, विचार चमकता है कि बाईं ओर घुमाना है और एक ही बार में बिना गलती के बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, सूझ का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में जो है विचार उत्पन्न होता है और दरवाजा खोल लेते हैं। जबकि जो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत जिसने उपयोग किया, जिस व्यक्ति ने, वो क्या करते हैं, खूब सारे प्रयास करते हैं। यहाँ पर इन्होंने सूझ का इस्तेमाल नहीं किया है, किसका, प्रयास का इस्तेमाल किया है। यानी कि खूब सारे जो है प्रयास किए, त्रुटियां हुई और अचानक से गलती से ही जो है दरवाजा खुल गया। सूझ का ये इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ पर जो कोहलर वाले व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया, अपनी जो है दिमाग में जो है विचार चमका, क्योंकि उन्होंने शांति से लॉक की बनावट देखी, यानी कि उन्होंने जो है बुद्धि का इस्तेमाल किया, यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल किया, बुद्धि का, और सूझ उत्पन्न हुई। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के अंतर को। देखिए अगर हम इनकी तुलना को देखें कि कोहलर बनाम थॉर्नडाइक, आधार क्या है कि सीखने की गति क्या है, गलतियों की भूमिका क्या है, इनमें मुख्य तत्व क्या है, प्रयोग का जीव का प्रयोग, कौन से जीव का प्रयोग किया है, कक्षा में क्या उपयोगिता है। तो बात करें थॉर्नडाइक के प्रयास त्रुटि सिद्धांत की और बात करें कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की, तो जो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है ये क्या कहता है कि सीखने की गति कैसी होगी, धीमी होगी, कर्मिक होगी। यानी कि बार बार इसमें क्या किए जाएंगे, अभ्यास कराए जाएंगे और अब स्टेप बाय स्टेप, यानी कि बार बार क्या किए जाएंगे, अभ्यास के द्वारा सिखाया जाएगा, जहां पर गलतियां भी होगी, त्रुटियां भी होगी। लेकिन कोहलर क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि जो सीखने की गति है वो अचानक एकाएक, यानी कि सीखना कैसे होता है, अचानक ही होता है और एकाएक होता है। गलतियों की क्या भूमिका है दोनों के सिद्धांत में, तो थॉर्नडाइक का जो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे धीरे लंबा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में गलतियां होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास करते हैं गलतियों की संख्या कम होती जाती है और फिर लास्ट में सीखना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गलतियां जो है न्यूनतम होते, कम से कम गलतियां होती है और सीधा समाधान मिलता है। यानी कि इसमें जो गलती की गुंजाइश है वो एकदम कम से कम होगी, ना के बराबर होगी और समाधान सीधे ही निकलेगा। मुख्य तत्व की बात करें
तो जो थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है, इसमें क्या है, मुख्य तत्व है अभ्यास, यानी कि रटना। बार बार बच्चे को अभ्यास कराया जाता है, रटाया जाता है, उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन जो कोहलर का सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि जो मुख्य तत्व है इनके है बुद्धि, चिंतन और समझ। सीखना किस पर आधारित है? बुद्धि के द्वारा सीखना है, चिंतन द्वारा, समझ द्वारा। रटना नहीं है, अभ्यास नहीं करना है। कौन कहते हैं? गेस्टाल्टवादी कहते हैं। बात करें कि किस जीव पर इन्होंने प्रयोग किए, तो देखिए इनके जो प्रयोग थे, थॉर्नडाइक का प्रयोग जो था वो था किस पर? बिल्ली पर। पावलव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। तो ये बिल्ली है, कबूतर है, कुत्ता है, ये कैसे जानवर है? कम बुद्धि के जानवर है, बिना सोचे समझे प्रयास करते हैं। लेकिन जो गेस्टाल्टवादी है, जो कोहलर है, इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। क्यों किया चिंपैंजी पर? ये भी प्रयोग कर सकते थे बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर, कबूतर पर, लेकिन इन्होंने क्या किया? चिंपैंजी पर प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये जो चिंपैंजी है वो उच्च बुद्धि वाला होता है और परिस्थितियों को समझता है, परिस्थितियों का समग्र रूप से ये अवलोकन करता है और समस्या का समाधान खोजता है। ये अंधाधुंध इस तरीके से प्रयास नहीं करता, बार बार रटने पर बल नहीं देते। ये क्या करते हैं? सूझ पर, समझ पर, बुद्धि पर बल देते हैं। कक्षा में इसकी उपयोगिता क्या थी? तो देखिए ये जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, ये छोटे और मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। आदत सुधारने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जबकि जो एक कोहलर का सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। गणित और विज्ञान विषय हेतु इनका जो है उपयोग किया जाता है। अंतिम निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? देखिए यहाँ पर बात करें किसकी? व्यवहारवादियों की, यानी कि थॉर्नडाइक की। ये क्या कहते हैं? प्रैक्टिस हैबिट, यानी कि बार बार अभ्यास करा जाए और उसके द्वारा आदत निर्माण हो। लेकिन ये क्या कहते हैं गेस्टाल्टवादी? लॉजिक मैथ। देखिए आदतें बनाने और बुनियादी कौशल यानी कि बेसिक स्किल सीखने के लिए थॉर्नडाइक जो है अत्यंत उपयोगी है। किसके लिए? बेसिक स्किल्स के लिए, आदतों का निर्माण करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके सिद्धांत में बार बार क्या किया जाता है? अभ्यास कराया जाता है। जबकि जो जटिल समस्याएं है जैसे कि गणित, विज्ञान और उच्च स्तर के जो चिंतन है, इसके लिए कोहलर का सिद्धांत अनिवार्य है। उच्च स्तर के लिए क्या? कोहलर का सिद्धांत अनिवार्य है। जबकि बेसिक स्किल के लिए, आदतों के निर्माण के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत उपयोगी है। तो देखिए एक सफल शिक्षक अपनी कक्षा की आवश्यकता के अनुसार दोनों सिद्धांतों का बेहतरीन उपयोग करता है। तो देखिए ये था आज का हमारा कोहलर का अंतर्दृष्टि या फिर कहे सूझ का सिद्धांत। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।